नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत में धांधली और हिंसा का खेल, दलितों के लिए नरक बना यूपी, दलित युवक के यौनांगों पर बेरहमी से प्रहार, यूपी के नए जनसंख्या कानून से 2 से अधिक बच्चे वालों की बढ़ेंगी परेशानियां। तेजस्वी ने कहा, अगर विपक्ष एक नहीं हुआ तो इतिहास माफ नहीं करेगा। हरियाणा में बीजेपी नेताओं का किसानों ने किया विरोध, पुलिस से झड़पें। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत का दावा किया है। कुल 825 ब्लॉक प्रमुख सीटों में से 334 ब्लॉक प्रमुख पहले से ही चुने जा चुके हैं। निर्विरोध चुनाव उनका हुआ है और किस तरह से हुआ है वो आप जानते हैं। आज 476 सीटों के लिए मतदान हुआ। बीजेपी का दावा है कि उसने 90% सीटों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आज मतदान के दौरान कई जिलों में हंगामा हुआ तो हिंसक झड़पें भी हुई हैं। अयोध्या, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर में मारपीट की घटनाएं हुई हैं। इन झड़पों में कई लोग घायल भी हुए हैं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी करना पड़ा। अयोध्या और सिद्धार्थनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने बीडीसी सदस्यों के साथ मारपीट की है। इसके अलावा हमीरपुर में भी बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यही नहीं, इटावा में तो पुलिस खुद हिंसा का शिकार हो गई है। इटावा में भाजपाइयों ने एसपी को बम के गोले लेकर दौड़ाया तो एक बार फिर से वहां और पत्रकारों की पिटाई भी हुई है। तो ये सही है कि बीजेपी ने जो जिला परिषदों के चुनाव हैं उसमें भी अधिकांश सीटें जीती हैं, और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी अगर वो दावा कर रही है और उसने सीटें जीती हैं तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि ये जनता के समर्थन से सीटें जीती नहीं गई हैं बल्कि छल बल से जीती गई हैं। इसमें बाहुबल का इस्तेमाल हुआ है, इसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है, धांधली हुई है और हथकंडों का इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव में पैसे का खुला खेल खेला गया है, इसमें भी खेला गया है। आप सब 2 दिन से देख रहे हैं कि कैसे विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के प्रस्तावकों के साथ बदसलूकी की गई है। एक महिला की साड़ी खींची गई, दूसरी महिला की साड़ी उतार दी गई जो कि प्रत्याशी थी, अपना फॉर्म जमा करने जा रही थी। तो ये चीरहरण लोकतंत्र का उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हिंसा का इस्तेमाल किया है। जो प्रत्याशी उनका अपहरण भी किया गया है। तमाम तरह से जो भी तरीके हो सकते हैं गलत सही चुनाव जीतने के लिए वो योगी की सरकार ने इसमें किए हैं, आजमाए हैं। आज भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और इस हिंसा में बीजेपी के कार्यकर्ता खुद शामिल थे। उन्होंने पुलिस पर हमले किए हैं और एसपी को बम के गोला लेकर दौड़ाया गया है। एक एसपी के साथ बहुत बुरी तरह से पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी हुई और वो बीजेपी विधायक के सामने गिड़गिड़ाता हुआ दिखा। तो ये पूरा नज़ारा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही भयानक तौर पर राजनीतिक हिंसा हुई है। बीजेपी हमेशा बंगाल की हिंसा की दुहाई देती रहती है, उस पर आक्रोशित उत्तेजित रहती है, उसे मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। उसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल शामिल हो जाते हैं, हाईकोर्ट शामिल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है बीजेपी, और मानवाधिकार आयोग सक्रिय हो जाता है, केंद्र सरकार की टीमें पहुंच जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल की हिंसा से कहीं भी कमतर नहीं है। ये उससे भयानक हिंसा है और ये एक तरह का खतरनाक संकेत भी है कि जो चुनाव आ रहे हैं 2022 में विधानसभा चुनाव, उसके पहले का एक तरह से ये ट्रेलर है जिसमें भयानक हिंसा ये बता रही है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है, किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है, किस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग होगा और किस तरह से तमाम तरह के छल बल, धन बल, मीडिया बल सबका इस्तेमाल होगा और वो किसी भी हालत में ये चुनाव गंवाना नहीं चाहती है। लेकिन जिस तरह से वो ये हरकतें कर रही है उससे जनता में रोष भी बढ़ रहा है। जनता देख रही है कि बीजेपी तमाम मर्यादाएं
आशाएं लांघ रही है, तमाम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। और हो सकता है कि जो कुछ योगी सरकार अपने को मजबूत दिखाने के लिए ये कर रही है वो उसके लिए उल्टा पड़ जाए, जनता की हमदर्दी विपक्षी दलों के साथ चली जाए, क्योंकि वो देख रही है योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में कुछ किया नहीं है और अब जब चुनाव आ गए हैं तो वो इस तरह के हथकंडे आजमा रही है और अपनी ताकत के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही, जनादेश को हड़पने की कोशिश कर रही, उसका अपहरण कर रही है। तो ये खतरनाक चेतावनी लोकतंत्र समर्थकों के लिए भी है, संविधान की रक्षा करने वालों के लिए भी है, जो संविधान चाहते हैं कि लागू रहे। और ये किस हद तक संघ परिवार सत्ता के लिए जा सकता है, ये भी इसके संकेत इन चुनावों में मिल गए हैं। आज की अगली खबर लेते हैं। कानपुर के अकबरपुर इलाके में 20 साल के दलित युवक के साथ बर्बरता का वाकया सामने आया है। वायरल वीडियो में कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके में दलित युवक को पीटने वाले लोग उससे पहले उसकी जाति पूछते हैं और इसके बाद उसे बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं। वो युवक बुरी तरह चिल्लाता है लेकिन पीटने वालों पर कोई भी असर नहीं होता। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित को पीट कर अधमरा कर दिया और बाद में खंबे से बांधकर पीड़ित के प्राइवेट पार्ट पर भी डंडों से हमला किया। पीड़ित व्यक्ति को गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। यूपी में दलितों पर अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पहले आजमगढ़ के पलिया गांव में बुधवार को दलित परिवारों के 3 घरों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। तोड़फोड़ का आरोप पुलिस पर लगा है। हाल में पंचायत चुनाव में जीते मुन्ना पासवान की भाभी सुनीता देवी के मुताबिक मुन्ना किसी एक मामले में बात करने के लिए पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस ने मुन्ना के साथ वहां बदतमीजी की और उसके बाद उसी दिन रात को 8:30-9 बजे पुलिस वाले हमारे घर में घुस आए। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुनीता देवी ने कहा कि पुलिस वालों ने घर की बिजली काट दी और इसके बाद तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले अपने साथ बुलडोजर भी लेकर आए थे। हालांकि आजमगढ़ पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। इससे पहले भी दलित पर हमलों और दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबरें लगातार आती रही हैं। सबसे शर्मनाक घटना हाथरस की है जो आप भूले नहीं होंगे। तो उत्तर प्रदेश दलितों पे के अत्याचार के लिए कुख्यात हो चुका है, खास तौर पर पिछले 4.5 सालों में। हालांकि योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स का सत्यानाश कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया है। 2000 के करीब एनकाउंटर किए हैं और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में अपराध नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। लेकिन बार बार ये सिद्ध हो रहा है कि जो दबंग जातियां हैं, जो अगड़ी जातियां हैं, वो निचली जातियों पर जुल्म सितम करने से बाज नहीं आ रही हैं। एक के बाद एक दर्जनों ऐसे मसले आए हैं, मामले आए हैं जिसमें दलित वर्ग की महिलाओं के साथ गैंग रेप की घटनाएं हुई हैं, रेप की घटनाएं हुई हैं, उनकी हत्याएं की गई हैं। दलित युवकों और दलित पुरुषों मर्दों के साथ भी इसी तरह से बर्ताव किया गया है। बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े भी ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों के खिलाफ क्राइम का ग्राफ है वो किस तेजी से बढ़ा है। हाथरस की घटना भी हमने जानी है। दरअसल मुश्किल ये है कि योगी आदित्यनाथ जिन जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं उनको लगता है कि अब उनका राज आ गया है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और हो भी नहीं रही है उस तरह से कार्रवाई, बल्कि उनको पुलिस वालों की तरफ से एक तरह का संरक्षण मिल रहा है, शासन की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, और इससे उनके हौसले बढ़ गए हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार इसीलिए करने की उनकी हिम्मत हो रही है। उन्हें किसी तरह का खौफ नहीं है सरकार की तरफ से कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, और नहीं हो रही है। इसीलिए दलितों पर ये अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। अगली खबर लेते हैं। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। असम के बाद ये दूसरा बीजेपी शासित राज्य होगा जहां पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की दिशा में काम हो रहा है। उसकी घोषणा की जा चुकी है। यूपी सरकार के विधि
आयोग की ओर से तैयार किए गए ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है कि जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं दिया जाएगा और वे सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके उलट जो लोग 2 बच्चों वाले नियमों का पालन करेंगे उन्हें उनकी सरकारी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने पर सब्सिडी सहित कई सुविधाएं दी जाएंगी। जिन विवाहित जोड़ों का एक ही बच्चा होगा उन्हें इससे कहीं ज़्यादा सुविधाएं देने की बात ड्राफ्ट में कही गई है। कुल मिलाकर ड्राफ्ट यही कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का फ़ायदा केवल उन्हीं को मिलेगा जो 2 बच्चों वाले नियमों का पालन करेंगे और जो नहीं करेंगे वो इससे कहना चाहिए कि नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहे। जनसंख्या एक बड़ी समस्या है देश की, इसमें कोई संबंध नहीं है, संदेह नहीं है और उस पर नियंत्रण पाने के लिए तमाम उपाय भी किए जाने चाहिए। लेकिन इन उपायों का एजेंडा क्या है ये हमें समझ लेना चाहिए। चुनाव के चंद महीनों पहले अगर योगी सरकार ये कदम उठा रही है तो उसका मकसद केवल जनसंख्या नियंत्रण नहीं है बल्कि चुनाव को पोलराइज करना है। उन्हें जनसंघियों के, संघियों के, संघ परिवारियों के, बीजेपी के नेताओं के दिमाग में ये भरा हुआ है कि अगर देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो ये मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। लेकिन जबकि ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहानी कह रहे हैं। तो ये एक तरह का जो मिथ बना हुआ है उसको और मजबूत करने और इस नीति के आधार पर पोलराइज करने, हिंदुओं के मन में ये बात और बैठाने की कि देखिए एक हिंदू सरकार आती है अगर तो वो किस तरह से मुसलमानों को बांधने का काम कर सकती है, उनको आबादी बढ़ाने से रोक सकती है। तो ये जो झूठ के आधार पर कुछ धारणाएं बनाई गई हैं उनको और मजबूत करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश है। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या के जो आंकड़े आए हैं सेंसस के, जो हर 10 साल में होती है, वो बताती हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी वो एकदम से बहुत नीचे आ गई है और कई राज्यों में तो बहुत कम है। जैसे जम्मू कश्मीर में तो जो नेशनल एवरेज उससे बहुत कम है, वहाँ हिंदुओं की वृद्धि रफ्तार से भी कम है। तो जिन राज्यों में गरीबी ज़्यादा है जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश, वहाँ पर हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी, दोनों ही समुदायों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज़्यादा है। तो जनसंख्या वृद्धि के कई दूसरे एस्पेक्ट हैं जिन पर ये संघ परिवार सोचता नहीं है, क्योंकि उसकी सोच का दायरा तंग है, इसलिए इस तरह के उपाय किए जाते हैं। बहरहाल देखते हैं इसका भी नतीजा हश्र क्या होता है। अगली खबर लेते हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक साथ नहीं आता है तो इतिहास उसको माफ़ नहीं करेगा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि सभी विपक्षी दलों को साथ काम करने के लिए मतभेदों और अहंकारों को दूर रख देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में असल मुद्दों की कोई कमी नहीं है और हमको इन्हीं मुद्दों के हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। तेजस्वी ने इसके साथ ही कहा कि विपक्षी एकजुटता के लिए कांग्रेस को आधार बनना होगा, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास राष्ट्रीय कैडर हैं और करीब 200 सीटों पर उसका बीजेपी से सीधा मुकाबला है। हालांकि तेजस्वी ने यह भी कहा है कि जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उनको वहां पर ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेता भारत की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं और वो समय समय पर बोलते भी रहते हैं, लेकिन इन नेताओं को एक टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में घूमने की ज़रूरत है। यादव ने कहा कि हमें लोगों को समझाना होगा। अगर हम लोगों को समझा नहीं सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमज़ोरी है। शायद हम एकजुट नहीं दिखते। हमें मतभेद और अहंकार को दूर करना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि जीत गए तो कौन क्या बनेगा। देश बचेगा तो कोई ना कोई नेता उसका नेता बनेगा, लेकिन अगर बीजेपी के लोग ज़्यादा दिन तक रहे तो देश का कुछ नहीं बचेगा। तो तेजस्वी यादव ये चिंता पहले भी जाहिर करते रहे हैं, इसकी ओर पहले भी इशारा करते रहे हैं और अब उन्होंने खुलकर बोला है और ये हकीकत है कि कांग्रेस ही किसी विपक्षी एकता के केंद्र में होगी। बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं उनको कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा उनकी ताकत का, और इन सब के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसी से विपक्षी एकता संभव है। सबको लचीला
लचीलापन दिखाना पड़ेगा, सबको अपना अहंकार भूलना पड़ेगा और लेन देन के फार्मूले के तहत एक साथ आना पड़ेगा और बीजेपी के सामने एक कड़ी चुनौती पेश करनी पड़ेगी। अगर वो ये नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किलात सामने आएंगी, क्योंकि फिर बीजेपी के लिए रास्ता साफ है, वोट बटेंगे, विपक्षी दल बटेंगे, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं आने वाली 2024 में। तो तेजस्वी यादव हों, शरद पवार हों, ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, कांग्रेस के नेता हों, ये सब यही कह रहे हैं और यशवंत सिन्हा भी कह रहे हैं और प्रशांत किशोर भी इसमें लगे हुए हैं। लेकिन कहना अलग बात है, एक जगह बैठना, बात करके एक एजेंडा तय करना और उसके हिसाब से आगे काम करना, ये बहुत ज़रूरी है और उसकी शुरुआत अभी कहीं से होती दिख नहीं रही है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। करीब 7 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों का गुस्सा बीजेपी के नेताओं पर जमकर निकल रहा है। खासतौर पर हरियाणा में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हरियाणा के यमुनानगर और हिसार जिलों में उन्होंने बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों का जमकर विरोध किया है। राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जब यमुनानगर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करने वाले थे तो वहां किसानों ने पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद किसानों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, उन्होंने बैरिकेड भी तोड़े, बैरिकेड पार करके वो पुलिस के सामने भी जाकर पहुंच गए। ऐसा ही नज़ारा हिसार में भी देखने को मिला है, जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती थी, लेकिन किसान वहां भी पहुंच गए और उन्होंने अपना विरोध किया और ये भी कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले घोषणा की थी कि उसने प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण भाजपा का कार्यक्रम रद्द कर दिया है, फिर ये कार्यक्रम क्यों कराया जा रहा है। तो किसानों का गुस्सा लाजमी है। किसान 7-7.5 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है और जहां सरकारें बीजेपी की हैं वो दमन का रास्ता अपना रही हैं। हरियाणा में चाहे उत्तर प्रदेश में किसानों पर ज़बरन बहुत सारे केस लाद दिए गए हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, उन्हें परेशान किया जा रहा है और उसका विरोध लेकिन किसान जम कर रहे हैं। वो कहीं भी छोड़ नहीं रहे हैं, कहीं भी ढिलाई नहीं बरत रहे हैं और जहाँ भी बीजेपी के नेता किसी कार्यक्रम में जाते हैं उनका घेराव होता है, विरोध होता है और उन्हें या तो वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं या फिर उन्हें छोड़कर उन्हें भागना पड़ता है। तो एक माहौल बना दिया है किसानों ने और अब ये माहौल हमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है यूपी उत्तराखंड मिशन का और चुनाव के दौरान वो अपनी इस तरह की गतिविधियों को और गति देने वाले हैं, वो और ज़ोर शोर से मैदान में उतरने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन तमाम राज्यों में जो किसानों की गतिविधियां हैं वो किस तरह से शेप लेती हैं, बीजेपी को चुनाव में कितना धक्का पहुंचाती हैं और फिर केंद्र पर कितना दबाव बना पाती हैं। तो लेकिन किसानों की ऊर्जा कम नहीं हुई है, किसानों के हौसले कम नहीं हुए, उनके संकल्प कम नहीं हुए हैं, वो लगातार प्रतिरोध कर रहे हैं, अपने प्रतिरोध को धार दे रहे हैं। मुख्य बात ये है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार की शाम को फिर आऊँगा सोमवार की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।